आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, या इनको प्रमोट करने का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, या सोसाइटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन, एजुकेशन, चैरिटी, रिलीजन, वेलफेयर, क्लब, एसोसिएशन, स्कॉलरशिप, फाउंडेशन और हेल्थ। जैसे एजुकेशन के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये इंक्लूड हो जाते हैं। एसोसिएशन के अंदर कोई एसोसिएशन लोगों की, फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम टीचर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है। रिलीजन की है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है। चैरिटी के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोफेशन के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स के लिए कोई, कल्चर के लिए जिसमें लाइब्रेरीज, सोसाइटीज, आर्ट गैलरी इंक्लूड होती है। तो इनका जो मेन पर्पस होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और ना कि कोई परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव। अगर ये प्रॉफिट भी अर्न करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल सा अर्न करते हैं, या एक फिक्स परसेंटेज में करते हैं। उसके बाद जो इनकी सोर्स का इनकम होता है, इनकी सोर्स का इनकम सब्सक्रिप्शन होता है जो मेंबर से आता है, डोनेशन हो सकती है, लीगेसीज हो सकती हैं, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट हो सकते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्होंने अपना कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जिससे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीट होता है। उसके बाद इसमें जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि प्रॉफिट होता है यहां पर, लेकिन अगर इनकम ज्यादा है तो वो सरप्लस बनता है, और एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इनकम तो वो डेफिशिएट हो जाता है। जो इसको मैनेज करते हैं वो कोई ऑनर नहीं होता है, तो मैनेजिंग कमेटी होती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो इसमें मेंबर्स होते हैं, ना कि ऑनर। जैसे यहां पे ये एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर्म की जाती हैं, एंड मेंबर्स आर द सब्सक्राइबर नॉट द ऑनर्स। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ के अंदर हम तीन चीजें प्रिपेयर करते हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जस्ट लाइक जैसे ट्रेडिंग में P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और बैलेंस शीट के से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पर पता लगती है। उसके बाद अब फर्स्ट की बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जितना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, जैसे अभी फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट साइड में सारी रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड में सारा का सारा पेमेंट्स होती हैं। अब ये जो है इसमें सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, लाइक डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स। ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आती हैं। नेक्स्ट में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो दोनों नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर के दोनों ट्रांजैक्शन आते हैं। जैसे रेवेन्यू नेचर की इनकम हो है तो वो या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल नेचर है, चाहे वो रिसीट का हो
चाहे रिसीट हुई है कैपिटल नेचर में या पेमेंट हुई है कैपिटल नेचर में, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। जो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर तीनों साल की इंफॉर्मेशन आती है, 3 ईयर, तीनों साल की मींस कि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी आएगी, करंट ईयर की भी आएगी और नेक्स्ट ईयर की भी आएगी। ये रिसीट एंड पेमेंट हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट। ये बनाते इसलिए कि रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज के पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें हर साल सबमिट करनी होती है। ये हो गया। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट का नेचर है। इसके अंदर कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आता है। सिर्फ कोई इनकम रिसीट इन कैश और बैंक एंड कोई एक्सपेंस या पेमेंट बाय चेक और बाय कैश इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब देखिए ये है हमारा फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ पंकज गुप्ता लिमिटेड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021 और इधर आएगा डेबिट एंड क्रेडिट। इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, जितना हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है वो दोनों यहां लिख के प्लस कर देंगे। उसके बाद जितना सब्सक्रिप्शन चाहे कैश में रिसीव हो चाहे बैंक में रिसीव हो जितना यहां पे आ जाएगा। हमारा कोई प्राइज फंड रिसीव हुआ है, कोई टूर्नामेंट फंड आया है, यहाँ पर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक सर्विस मिली है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, एंट्रेंस फीस मिली है, एडमिशन फीस मिली है, जनरल ग्रांट कोई आया है, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक एसेट और पर्पस। इट मीन्स कि अगर कोई ग्रांट आई है स्पेसिफिकली फॉर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सारा यहाँ पे आएगा। जर्नल डोनेशन यहाँ पर आएगी, या कोई डोनेशन मिली है स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यहाँ आएगी। लीगेसीज, उसके बाद रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी फंड के अगेंस्ट कोई पैसा मिला लाइक एंडोमेंट फंड, रेंट कोई रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, कोई या एंडोमेंट फंड में रिसीट हुआ है। अगेन कोई भी, मतलब यहां पर ये एंडोमेंट का बोलने का मतलब था कोई स्पेसिफिक फंड हो, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड भी हो सकता है। अगर हमने कोई स्क्रैप सेल की है लाइक स्क्रैप सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल्स, वो सब यहाँ पर रिसीट में आएंगे। उसके बाद कोई सेल ऑफ ओल्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ पर आएगी। मिसलेनियस रिसीट, कोई भी रिसीट जो हमें कैश में या बैंक में मिली है वो सारा का सारा डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिट से देखिए, जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था कि हमारे पास जितना कैश और बैंक अवेलेबल है उतना आएगा, लेकिन इसका यहाँ पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट कोई अवेलेबल है। अगर हमने कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट किया तो वो क्रेडिट से शुरू होगा। उसके बाद जितने हमारी पेमेंट है, सैलरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, कोई लोन हमने रीपे किया है, कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की पेमेंट की है, कोई प्राइज एंड रिवॉर्ड हमने दिया है, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, किसी भी चीज की पेमेंट है, चाहे परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बुक बिल्डिंग है, बुक्स परचेज की हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कोई भी है तो उसका यहां पर आएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस जो यहां था ओपनिंग बैलेंस, इसके क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट है में भी आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हम इसको शो करेंगे। और जो अगर हमारे पास कैश एट बैंक अवेलेबल हैंड में या फिर कैश इन हैंड अवेलेबल है
वो यहां पर आएगा और ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। ये दोनों बैलेंस हैं जो ओपनिंग बैलेंसेस, ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, एक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, मतलब कोई पेड है वो भी आएगा, आउटस्टैंडिंग है वो भी आएगा। नेक्स्ट, इसमें जो सरप्लस होता है उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर कोई डेफिशिएट है तो हम उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रिवेन्यू नेचर की होगी, जो कैपिटल नेचर की होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। कैश एंड नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स भी इसके अंदर हम शो करेंगे। बिगिनिंग में ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो कैपिटल फंड में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल फंड में अगर सरप्लस है तो जैसे कैपिटल फंड है हमारे पास बैलेंस शीट में, अगर हमारा अगर सरप्लस है तो प्लस हो जाएगा सरप्लस, और डेफिशिएट है तो उसको हम माइनस कर देंगे डेफिशिएट के नाम से, डेफिशिएट। अब इनकम होने के लिए क्या वो क्राइटेरिया जिसको हम इनकम एज्यूम करें, ये रेकरिंग नेचर की होनी चाहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो, लाइक डोनेशन फॉर प्राइज और बिल्डिंग, और ये करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर का भी कि रेकरिंग एंड रेगुलर नेचर का होना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इसमें नहीं आएगी एज एन एक्सपेंस, और या फिर हमने कोई प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग कोई परचेज की है तो वो नहीं आएगी, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगी पेमेंट के बाद। कोई कैपिटल नेचर का नहीं आएगा, सिर्फ रिवेन्यू नेचर की इंफॉर्मेशन, और वो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हैविंग इन द बुक्स ऑफ पंकज गुप्ता लिमिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए ये एक एक्सपेंस है सैलरी, ये वो सैलरी है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आई है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ऊपर से ट्रांसफर होकर के आई है, ये वो एंट्री है। और हमें अब इसमें वो चाहिए यहां पर जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी। एडजस्टमेंट जैसे अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इस ईयर से रिलेटेड करता है, और करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारी ये लायबिलिटी बनेगी। अगर करंट ईयर का है। नेक्स्ट में आता है अगर प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है, कोई हमने सैलरी पिछले साल पे की थी एडवांस में, तो जो प्रीपेड है पिछले साल से रिलेटेड वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो उस एक्सपेंस को भी हम प्लस करेंगे। और क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्सपेंस था, एडवांस पे किया हुआ था, तो ये हमारी एसेट बनेगी। नेक्स्ट आएगा कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल का कोई अमाउंट था वो आउटस्टैंडिंग था, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रखता है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारी लायबिलिटी मिलेगी। अब करंट ईयर का प्रीपेड है, करंट ईयर का प्रीपेड मतलब वो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर
क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट बनेगी, एसेट्स बन जाएगी। और ये इस तरह का ट्रीटमेंट किसी भी एक्सपेंडिचर में हो सकता है, वो रेंट भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस भी हो सकता है, वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी हो सकता है। तो अगर कोई हमने ऐसे ही ट्रीटमेंट अगर सेम है तो हम उसके एडजस्टमेंट ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर में किया, ये सेम एप्लीकेबल है। ऐसे इंश्योरेंस का कोई एक्सपेंडिचर आ जाएगा, रेंट आ जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जेस, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स, ऑडिट फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये हम एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑनरेरियम है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज है, रिफ्रेशमेंट है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है, जैसे कोई सैलरी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वेजेस हो सकता है, कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस यहां पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम यहां बात करेंगे सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन वो है जो हमें इस बार रिसीट हुआ है, जो रिसीट एंड पेमेंट से आया है। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग रह गई, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी और हमारी एसेट का पार्ट बनेगी। इनकम थी, नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट बनेगी, और करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये हमें बताएगा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। अब प्रीवियस ईयर का एडवांस था, प्रीवियस ईयर का एडवांस इनकम हमें रिसीट हो गई थी, तो जो प्रीवियस ईयर की जो इनकम थी, अब प्रीवियस ईयर से पता लगेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और इनकम एडवांस मिली थी तो हमारी ये लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर तो ये बताता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी ये इंफॉर्मेशन, और आउटस्टैंडिंग थी इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग थी तो ये हमारी एसेट बनेगी। नेक्स्ट कि अगर करंट ईयर में एडवांस मिला है इनकम का, तो करंट ईयर तो ये बता रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, और एडवांस इनकम मिल गई है तो ये हमारी लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद ये सारे एक्सपेंस इनकम आ जाएगी। अगर कोई एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है तब आप इसको यहां पर शो करेंगे, अदरवाइज इसको कैपिटलाइज भी करेंगे। ये चीज हम एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे। कोई भी इनकम हुई है, जैसे सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल्स, कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है फॉर हॉल और एनी टाइप ऑफ रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई जर्नल डोनेशन। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन होती तो वो बैलेंस शीट में जाती, अगर जर्नल डोनेशन होगी तो वो इनकम में आएगी। कोई भी मिसलेनियस रिसीट जो आपको लगता है कि रिवेन्यू नेचर की है वो यहां पर आएगी। उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर करके या तो आपके पास सरप्लस होगा या आपके पास डेफिशिएट आएगा। आप जो हाईएस्ट साइड होगी उसको प्लस करेंगे और नेक्स्ट का बैलेंसिंग फिगर से या तो डेफिशिएट कैलकुलेट करेंगे या तो सरप्लस कैलकुलेट करेंगे या आप यहां पर डेफिशिएट कैलकुलेट करेंगे।